हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, और एनसीईआरटी सीरीज़ ये कौन से क्लास के लिए है, तो क्लास 11th के लिए है। इसमें हम वैसे वैसे चीज़ें पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी के टॉपिक में दे रखा है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें ऐसा वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा, इनफैक्ट ये जो आज मतलब ये जो नया सीरीज़ का जो लेक्चर है वो सारे स्टूडेंट के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो स्टूडेंट 9th-10th में कुछ खास नहीं पढ़े, लेकिन 11th में आकर 10th पास करने के बाद या 10th का एग्ज़ाम जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आया, उसके बाद वो प्लान कर रहे हैं कि मेरे को मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है। तो उसके लिए फ़िज़िक्स जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो कैसे क्लियर हो, तो सारा बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 by 1 बहुत ही आसान तरीके से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीरीज चलाने का मोटो यही है कि जो भी यहाँ से टॉपिक अलाइन होगा वो टोटल एनसीईआरटी से होगा, और इनफैक्ट एनसीईआरटी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा या जो भी क्वेश्चंस होगा हम इस सारे लेक्चर में लेंगे। ठीक है, और टॉपिक बाई टॉपिक और या पैराग्राफ बाई पैराग्राफ जैसे जैसे उसमें दिया हुआ है उसी के तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं फिज़िक्स पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में हल्का सा कमज़ोर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे जाके बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाएगा तो फिज़िक्स का जो भी कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने, उसका एप्लीकेशन करने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है, तो वैसे मैं इस लेक्चर से ही मैं सारे बेसिक कंसेप्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे, जिससे कोई स्टूडेंट अगर सपोज मान ले कि बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स का नहीं भी पढ़ा है तो डायरेक्ट देखने पे उसको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सीरीज जो कि क्लास 11th के लिए है। तो क्लास 11th में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है उसको अभी हम ड्रॉप करते हैं, उसको थोड़े दिनों बाद देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो स्टूडेंट को पहले से पढ़ा हुआ होता है, तो इसी के लिए कनेक्ट करने में आपको परेशानी नहीं होगी। और जब एक बार आप एक चैप्टर को कनेक्ट कर जाइएगा तब उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है जिसको जनरली वो नया है आपके लिए, तो वो डायरेक्ट पढ़िएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी का तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और सेकंड चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट है तो उसमें जो भी फार्मूला यूज़ होगा वो आपको नया नया आएगा। कुछ फार्मूला तो पहले से यूज़ करते हुए 9th-10th में आपने जो किया था वो आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मूला होंगे जो नए नए आएंगे, तो हो सकता है उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। तो इसी के लिए हम लोग पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, मतलब उसके बाद मोशन इन ए प्लेन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिससे क्या होगा आपको अच्छा सा कोऑर्डिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये मेरा तो 3rd चैप्टर है ओके बुक का, और इसमें हम लोग देखते हैं कि मोशन के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं या फिर हम लोग ऐसा ट्रीट करके चल रहे हैं कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है उसका मतलब ये है कि बॉडी चल रहा होता है। जनरल भाषा में हम लोग यही बात करते हैं, लेकिन चलने का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बॉडी चलता है या कोई भी पर्सन चलता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब चलने के अनुसार वो अपने पोजीशन को चेंज करना। यानी अगर सपोज मैं अभी यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ तो बैठ के ले रहा हूँ, अभी मैं चल नहीं रहा। अगर सपोज मैं चल के जाऊँगा तो मेरा पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं चल के कहीं और पोजीशन पे चला जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो सिंपल जो वे होता है मोशन का दिखाने का, तो वो हम लोग दिखाते हैं कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो हम लोग बोलें कि वो बॉडी क्या रहा, तो मोशन में रहा। कितना टाइम में, तो जितना टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को चेंज करने में लगा है उतना टाइम। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं,
और मेरा क्लॉक अभी 10:10 हो रहा है, अब अगर हम 5 मिनट में हम कहीं दूसरे प्लेस पे चले जाएं तो 5 मिनट यानी 10:15 में हम दूसरे प्लेस पे होंगे, तो मेरा जो टाइम गैप हुआ वो कितना हुआ 10 to 10:15 यानी 5 मिनट का गैप हुआ। तो इस 5 मिनट के गैप में मेरा पोजीशन चेंज हुआ, तो वो किसके कारण हुआ होगा, तो ज़रूर हमने क्या किया होगा, चल के उधर उस पॉइंट पे गया होगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो पैरामीटर डिफाइन होता है, मतलब जो भी चीज़ कैरेक्टराइज हो रहा है मेरे पोजीशन के लिए, तो वही क्या कहलाता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी या वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, तो मोशन में है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। तो वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ में आती है कि हाउ डज पोजीशन चेंज, मतलब पोजीशन चेंज होता ही कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं तो क्या एसोसिएटेड हो जाता है इंसान के साथ या पर्सन के साथ या बॉडी के साथ कि उसका पोजीशन चेंज करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, चल के जाने का मतलब मोशन में है, यानी स्पीड आ जाता होगा या कुछ आ जाता है, वेलोसिटी आता है, तो वो अभी हम लोग समय के साथ देखेंगे। तो अभी हम लोग जो मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो जनरली मोशन जो होता है वो 2 टाइप से हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप के स्टडी में क्या होगा, उस फर्स्ट टाइप के स्टडी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि कोई भी बॉडी का मोशन स्टेटेड होगा, मतलब स्टेटमेंट दे रखा होगा, वो मोशन क्यों कर रहा है या कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो उस बॉडी में मोशन करा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को नहीं देखता है, मतलब कॉज को नहीं देखता है। तो जब कॉज को नहीं देखता है, सिर्फ स्टेटमेंट को देखेगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि अ बॉडी इज़ मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमको कोई पता नहीं है कि उस बॉडी का मोशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन उसको खींच के ले जा रहा है, ये हमको पता नहीं है। बस हमको क्या पता है कि बॉडी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका कॉज हमको पता नहीं है, सिर्फ हमको स्टेटमेंट पता है कि बॉडी इज़ मूविंग। तो ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स में क्या होता है, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बिना उसके कॉज के जाने हुए, मतलब उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ये हमको पता नहीं करना है, सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसी से हमको क्या करना है बता देना है। जबकि इसका दूसरा सेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है कि बॉडी मूव ही क्यों कर रहा है, उसके कॉज के बारे में हम लोग को पता होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सिंपली अगर हम लोग को देखा जाए कि अगर कोई बॉडी मूव क्यों करता है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, या तो फिर कोई कार चलाता है तो क्या करता है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, उस पर इंजन उसको क्या करता है, वो चक्का पे घूमता है, तो फ्रिक्शन के साथ उसको समय के साथ हम लोग देखेंगे। या फिर हम लोग जैसे चलते हैं, तो हम लोग क्यों चलते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। तो ये क्या, जो फोर्स का कंसेप्ट हो गया ना, वो कॉज क्रिएट कर रहा है। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, डायनेमिक्स। और जिसमें कॉज हमको पता नहीं होगा, हम जानने का कोशिश भी नहीं कर देंगे, तो वो सारे जो टॉपिक होगा वो किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि काइनेमेटिक्स में क्या है कि मोशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज। कॉज के बारे में हमको पता नहीं करना है, सिर्फ मोशन को हमको डिस्क्राइब करना है। As for example, a body is moving with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को बना लेंगे। एक्सीलेशन कहाँ से आया, कितना फोर्स लगने से आया, ये हमको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा काम किस में होता है, काइनेमेटिक्स में। जहाँ हमको फोर्स जानने का कोशिश हम करेंगे तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या होता है, मोशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट विथ कॉज। हम कॉज इसमें ढूंढेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कैसा बॉडी कहाँ पे रखा हुआ है, तो स्मूथ सरफेस पे, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसमें हल्का सा भी फोर्स लगा हुआ तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, पता है कि इस बॉडी पे क्या लग रहा है, बॉडी मूव क्यों करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कॉज पता चल रहा है। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो कैसा कहलाएगा, द डायनेमिकल डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट को देखोगे तो एक कार दे रखा है, कार पहले से, या कोई ठेला गाड़ी दे रखा है, उसको पहले से 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसको एक्सेलरेट भी करा दिया, मतलब उसमें एक्सेलेरेशन भी दे दिया। अब बस यहाँ पे स्टेटमेंट है, अब ये एक्सेलेरेशन कैसे आया होगा हमको कुछ पता नहीं है, या हमको पता करना भी नहीं है। तो ये सारा सेक्शन किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मेरा जो फर्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो मेरा काइनेमेटिकल पोर्शन को ही क्या करता है, कवर करता है। तो हम लोग काइनेमेटिक्स
भी बोलते हैं इसको। तो काइनेमेटिक्स के थ्रू ही हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी बॉडी का मोशन हो रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज किसके कारण होगा, तो बॉडी में कोई ना कोई क्या होगा, मोशन किसके फॉर्म में होगा, तो या तो उस बॉडी में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, या उस बॉडी में वेलोसिटी आएगा। तो ये सब क्या है, तो मोशन का इसको हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो कुछ कुछ पैरामीटर से करेंगे जो अभी समय के साथ हम लोग को अभी देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा है कि बॉडी जब मूव कर रहा है तो बॉडी कैसे मूव कर रहा है, कैसे उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा होगा। तो ये सब देखने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम बॉडी को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं देखेंगे तो मेरा वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है या कोई भी बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, एक बॉडी से दूसरे पोजीशन पे चेंज हुआ है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर बॉडी गया, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि बॉडी पहले यहाँ पे था और ए पॉइंट पे था, उसके बाद वो बी पॉइंट पे गया। तो जैसे ही हमने ए पॉइंट को डिफाइन किया तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस को डिफाइन कर दिया, और जैसे ही वो बी पॉइंट पे गया ना तो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में गया होगा, ए के रिस्पेक्ट में ही बी पे गया होगा, तभी हम बोल रहे हैं कि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज किया। तो यही हमने जो यहाँ पे लिख रखा है कि हाउ डज पोजीशन चेंज, ये पोजीशन चेंज कैसे होता है, तो पोजीशन जब भी चेंज होता है वो किसी ना किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। अब ये रेफरेंस क्या होता है, तो जैसे एज फॉर एग्जांपल आप लोगों का घर कहीं ना कहीं है, उसका लैंडमार्क होता है। तो सपोज मेरा घर, मान लो कि मेरा घर एक राम मंदिर के पास है, तो अब मेरा घर अगर मेरे घर पे आपको आना होगा तो हम क्या बोलेंगे आपको कि आप राम मंदिर के पास आ जाओ, राम मंदिर के बगल में कोई भी गली अगर जा रही है उस गली में जैसे ही एंटर करोगे उसका तीसरा मकान मेरा है। तो ये हम आपको क्या दिखा रहे हैं, तो एक पोजीशन या फिर एक लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड हो रहा है, अगर डायरेक्ट बोल दें कि मेरा रोड के तीसरा नंबर घर है, तो कौन से रोड के तीसरे नंबर घर में तुम जाओगे, तुम तो किसी के घर में घुस जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन क्या होता है, लोकेशन डिफाइन किया जाता है किसके लिए, तो किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के लिए, ठीक है। कोई लैंडमार्क होगा तभी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिफाइन कर पाएंगे। अगर लैंडमार्क ही नहीं होगा तो लोकेशन डिफाइन करने का कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि कोई बॉडी वहाँ पे स्पेसिफिकली पहुँच ही नहीं पाएगा। एज फॉर एग्जांपल, हम लोग ओला में चलते हैं, उबर में चलते हैं, तो ओला और उबर भी काम कैसे करता है, लोकेशन पे ही काम करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें लोकेशन तुम अगर बुलाओगे तो अपना लोकेशन सेंड करोगे, तो लोकेशन सेंड करोगे तो क्या होगा, जीपीएस सिस्टम उसको फेच कर लेता है और लोकेशन पे वो चला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, लैंडमार्क का मतलब रेफरेंस फ्रेम ही होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक हमको क्या चाहिए, लैंडमार्क चाहिए, और इसी लैंडमार्क को फिजिक्स के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन अगर चेंज होगा भी तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में लैंडमार्क के रिस्पेक्ट में होगा, और फिजिक्स में लैंडमार्क को क्या बोलेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब बात समझ में आती है कि चलो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमको सुन लिए, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है फिजिक्स के फॉर्म में, वो हम लोग देखेंगे। तो सिंपली लैंडमार्क हम समझ लिए, तो लैंडमार्क को ही हमको क्या करना है, फिजिक्स के फॉर्म में डालना है, तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। तो जनरली फिजिक्स में जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो सेट ऑफ एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और उसके साथ एक क्लॉक को हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। यानी क्लॉक जोड़ने का मतलब ये है कि उसमें हम लोग टाइम ऑन कर रहे हैं, यानी टाइम, जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। अब तुम बोलोगे सर मेरा टाइम तो रुक जाता है, टाइम रुकता नहीं है, वो एक्चुअली पर्टिकुलर घड़ी बंद हो जाता है। घड़ी के बंद होने से टाइम कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। टाइम क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो अनंत काल तक क्या हुआ, चलते रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बात किया कि एक किया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा क्लॉक मीन्स घड़ी होता है, मतलब टाइमर हम लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कवर कर रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हम लोग फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जो भी मोशन अब होगा ना, जो भी पोजीशन चेंज होगा, जो भी पैरामीटर, जो भी बॉडी मोशन करेगा, वो इस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही करेगा, और इस सारे सेट को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो जनरली अगर बॉडी का पोजीशन चेंज होगा तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम लोग निकालेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर सपोज मान लो कि बॉडी का मोशन हो रहा है, तो बॉडी का मोशन कैसे हो सकता है, तो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। एक कंडीशन में हो सकता है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे। तो जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा, इसका मतलब क्या है, बॉडी लिनियरली जा रहा है, यानी एक ही लाइन पे जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, बॉडी एक प्लेन में ट्रेवल करे, मतलब जैसे मान लो कि हमने किसी गेंद को फेंक दिया, तो गेंद का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये प्लानर मोशन होता है, मतलब बॉडी एक प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है। और एक होता है 3D मोशन। 3D मोशन मतलब बॉडी एक स्पेस में घूमता है, जैसे मच्छर जो उड़ता है वो क्या होता है, ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाते रहता है। तो मच्छर का जो मोशन है, मॉस्किटो का मोशन है, वो क्या होता है, या कोई भी फ्लाई का मोशन जो होता है वो क्या होता है, तो 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग बोलते हैं मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल मोशन को ही बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। जैसे कि कोई भी कार का मोशन, कार कैसे जाता है, तो एक प्लेन में मूव कर सकता है, जैसे सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक प्लेनर मोशन होता है। या फिर कोई प्रोजेक्ट को, कोई स्टोन को तुम फेंक दोगे तो वो कैसे एक कर्व पे जाता है, तो कर्व वाला पाथ भी क्या होता है, एक प्लेनर मोशन होता है। और फ्लाई का तो हमने बात कर ही लिया, ठीक है। अब हमको क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्या करना है हमको, तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो हम एक सिंगल टाइप के वेरिएबल को ही देखेंगे। मतलब इन द सेंस हम लोग, तो अगर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे, यानी कोई भी बॉडी का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पे हमको क्या कराना है, दिखाना है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो हम कोई भी एक एक्सिस के अबाउट दिखा सकते हैं। वो एक्सिस मेरा एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या कोई भी आर्बिट्रेरी हम पर्टिकुलर एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया था। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसको क्या कर दिया, क्लॉक के साथ जोड़ दिया। तो ये कलेक्टिवली क्या बताएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताएगा। तो यहाँ में हमने वही लिखा है कि इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम वी से डैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी कोई भी एक कोऑर्डिनेट या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट अगर चेंज कर रहा है, तो हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या हो रहा है, मोशन में है, और वो बॉडी क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अगर सपोज मान लो कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि वो बॉडी बेचारा रुका हुआ है, यानी उसका कोई भी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो कैसे दिखाते हैं, तो कोई भी एक्सियल यानी कोई भी एक कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं, या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो मेरा सेट ऑफ एक्सिस है, जो एक्स है, वाई है और जेड है, इसको हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन को डिफाइन करना है तो कोई भी एक्सिस ले सकता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या है, या तो हम एक्स एक्सिस से दिखा सकते हैं, या फिर हम वाई एक्सिस से दिखा सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस से दिखा सकते हैं, या फिर कोई और ऐसा आर्बिट्रेरी एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अबाउट हम लोग उस पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है, द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कैसे भी हो सकता है, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन के लिए, जैसे अभी हमने बताया कि 1 डायमेंशनल मोशन के लिए हम कोई भी 1 डायमेंशनल मोशन इज द स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एक इस एक्सिस, मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको इस एक्सिस से भी दिखा सकते हैं, इस एक्सिस से भी दिखा सकते हैं, या फिर इस एक्सिस से भी दिखा सकते हैं। कोई भी एक्सिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसमें कोई भी, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर जेड भी हो सकता है, या फिर अदर देन दिस भी हो सकता है, एक आर्बिट्रेरी हम लोग एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसा भी बॉडी, जैसे हम इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाला क्या कर लो,
मान लो कि जनरली एक्स एक्सिस हम लोग हॉरिजॉन्टल से ही दिखाते हैं, तो बॉडी जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। कोई स्टोन को ड्रॉप करोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस का हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये कोई भी पर्टिकुलर प्लेन में एक लाइन के क्रॉस क्या करना है, हमको आर्बिट्ररी एक्सिस ले लेना था। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन को मोशन को दिखाने के लिए हम एक एक्सिस का ही यूज़ करते हैं, और एक प्लेनर मोशन को दिखाने के लिए 2 एक्सिस का यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली अगर 3D मोशन हो रहा है तो हमको 3 एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने वहीं आगे लिख रखा है। 2D और 3 मोशन को दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, सेट ऑफ 2 और 3 एक्सिस चाहिए। तो 2D मोशन को दिखाने के लिए 2 एक्सिस का सेट चाहिए, 3D मोशन को दिखाने के लिए 3 एक्सिस का सेट चाहिए। तो आई होप यहाँ तक अब क्लियर है। अब 2D मोशन जो है, जो हमने ऑलरेडी बोल रखा है, सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। 3D मोशन जो होता है वो मस्क्यूटो का मोशन होता है, ठीक। तो अभी तक हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरा क्रिस्टल क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या होता है, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मोशन हो रहा है, कोई बॉडी मोशन कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, कि वो हमेशा मोशन में रहेगा, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ पे हमने सिचुएशन एराइज कर रखा है। मान लो कि एक पाथ लिया है, एक मतलब मान लिया सरफेस लिया है और या रास्ता लिया है, और उस रास्ते पे क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट को रख दिया है, या 2 कार है। सपोज मान लो कि कार ए है, कार बी है, और कार ए में कोई पर्सन P1 है, कार बी में कोई पर्सन P2 है। अब कार ए को भी 20 मीटर पर सेकंड से चला दिया है, कार बी को भी 20 मीटर पर सेकंड से चलाया है, और ये एक साथ ही चलाया है। t जैसे ही t0 0 है, यानी इनिशियल टाइम क्लॉक जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये दोनों चलना स्टार्ट कर गया। और कैसे चला है, तो अभी हम मान लेते हैं कि 20 मीटर से ही स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है। और एक तीसरा आदमी है, वो सी है, बेचारा सोया हुआ है, मतलब रेस्ट में है, वो ग्राउंड पर बैठा हुआ है। तो अब ये आदमी क्या देखेगा, ये आदमी देखेगा ना कि ये जो कार है वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और एक कार में जो आदमी बैठा हुआ है P1 वो भी चल रहा होगा कार के समय। ये फिर से क्या देख रहा है कि बी वाला जो कार है वो भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और उसमें बैठा हुआ है P2 वो भी भाग रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि P1 अगर कार के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हुआ, रुका हुआ है। कार को छोड़ के तो P1 भाग नहीं रहा है। अगर हम कार में बैठे हुए होते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि जंप करते रहते हैं या फिर कार हमको छोड़ के भाग जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। यानी अगर कार के रिस्पेक्ट में देखें तो P1 क्या है, यानी कोई भी आदमी क्या हुआ उसमें बैठा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये इसके अबाउट, यानी ये ग्राउंड में जो आदमी बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये कार तो चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जैसे जैसे कार चल रहा है वैसे वैसे पर्सन भी कार के साथ आगे चल रहा है, यानी पर्सन भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो ये कौन देख रहा है, जो देख रहा होता है वहीं उसका रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस क्या है मेरा, ये है रेस्ट बॉडी, यानी जो कि ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रेस्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में ये P1 भी आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो P1 तो मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रेफरेंस, यानी रेफरेंस जब इसको बनाया तब, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग P1 का बात करेंगे कार के रिस्पेक्ट में, अगर एक कार तो चल रहा है, P1 उसमें बैठा हुआ है, तो P1 भी चल रहा है कार के रिस्पेक्ट में। तो कार के रिस्पेक्ट में P1 अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कार को बना देते हैं तो कार को छोड़कर P1 थोड़ी ना जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि P1 रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, तो कार के फ्रेम से। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कार को बना देंगे तो P1 क्या है, कार में भी बैठा हुआ है चुपचाप, तो क्या हुआ, P1 रेस्ट में हो जाएगा कार के रिस्पेक्ट में। लेकिन P1 क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, क्या, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो बॉडी ग्राउंड पे बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। वैसे ही P2 के लिए भी ये वैलिड है। तो P2 क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल रहा है लेकिन अपने कार के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है, यानी रेस्ट में है। तीसरे रिस्पेक्ट में बना सकते हैं, मान लो कि A को B के रिस्पेक्ट में देखें, मतलब अगर हम तुमको B में बैठा देंगे, अब बोलेंगे A को देखो, ओके देखो दोनों का स्पीड तो सेम है, दोनों सेम ही मोशन जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर P2 जो पर्सन है वो P1 को हमेशा अपने सामने ही देखेगा, वो यहाँ चला जाए या फिर यहाँ चला जाए तो ये भी तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसमें P2 बैठा है, इसमें P1 बैठा है। अभी भी देखा P1 P2 के सामने ही है। यानी हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार A जो है कार B के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और कार B जो है कार A के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। यानी P1 जो है वो हमेशा P2 को देख रहा है, और P2 भी है वो हमेशा P1 को देख रहा है, और एक ही डिस्टेंस पे देख रहा है। इसका मतलब P1 और P2 का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। यानी P1 और P2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किए गए रेस्ट में नहीं है। तो ये दोनों से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये P1 मोशन में है, ये हमेशा मोशन या हर एक रिस्पेक्ट के लिए या हर एक फ्रेम के लिए मोशन में है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये एक साथ ही मोशन में हो भी सकता है, रेस्ट में हो भी सकता है। देखो जैसे
कि मान लो कि ये तो मोशन में था इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में होगा, या अपने आप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस दोनों ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, इन दिस सिचुएशन जो हमने बोला है वहीं लिखा है, पर्सन P इज इन कार A विच इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू 20 मीटर पर सेकंड, P2 इज ऑल्सो मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड बट सी इज एट रेस्ट, ठीक है, ग्राउंड पे। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो क्या होता है, तो दे आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी हम बैठे हुए हैं, तो क्या हम बैठे हुए हैं, क्या हम घूम नहीं रहे हैं, क्या हम मतलब इस स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एलियन देखेगा तो एलियन कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है स्पेस में होगा। तो स्पेस से अगर कोई आदमी देख रहा होगा या कोई एलियन देख रहा होगा तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है, तो मेरा मोशन हम रुके कहाँ हैं, हम तो घूम रहे हैं ना, अर्थ के साथ घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो कभी भी रेस्ट और जो मोशन जो टर्म होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम एक सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें किसी भी बॉडी का मोशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ही हम लोग नए नए पैरामीटर को क्या, नया नया जो कीवर्ड इसमें आएगा उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो मान लिया कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही देख रहे हैं। तो मान लिया कि एक स्ट्रेट पाथ बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें वो क्या हो गया, तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो कि ऑलरेडी हमने देख रखा है। मान लिया ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग पाथ दिखाया है, लेकिन आपको समझना है जो हम अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी AO से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम हम थोड़ा सा ऊपर उठा कर दिखाएं हैं क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे आपको क्या समझना है कि बॉडी जो स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन वो ओरिजिन से कर रहा है, यानी ओरिजिन से चला, तो ओरिजिन से T1 सेकेंड के लिए चल रहा है, सॉरी T1 मिनट में चल रहा है। तो T1 मिनट कितना है, 20 मिनट। यानी जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो मोशन स्टार्ट के पहले पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। यानी जब टाइम क्लॉक 0 था तो क्या था, इनिशियल टाइम में बॉडी कहाँ पे था, तो रेफरेंस पॉइंट पे था, यानी O पे था। अब यहाँ से T1 यानी 20 मिनट में पार्टिकल पहुँच जाता है, या फिर अगर बॉडी का मोशन देख रहे हैं तो बॉडी पहुँच जा रहा है कहाँ से, तो A पॉइंट पे। और A पॉइंट कितना दूर है, तो 60 मीटर दूर है, कहाँ से, तो ओरिजिन से या फिर रेफरेंस पॉइंट से। तो ये रेफरेंस पॉइंट पे पहुँच गए स्टूडेंट्स। अब उसके बाद फर्दर फिर से चल रहा है, और फिर से कैसे चल रहा है, तो रिटर्न उसी पाथ पे आ रहा है, ऐसे ही जा रहा है। अब क्योंकि हम ऐसे दिखाते तो फिर क्या होता है, कंसाइड कर जाता, तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम इसको अलग दिखा रहे हैं। तो इसको हम इधर कर दिए हैं, लेकिन ये दूसरा पाथ नहीं है, वही पाथ पर रिटर्न जा रहा है, यानी इसी पाथ पर रिटर्न जा रहा है। तो रिटर्न हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि A से वो रिटर्न हो रहा है अपने किधर, तो अपने जो इनिशियल पोजीशन था उसके रिस्पेक्ट में, उसके तरफ। तो अब A से किधर जा रहा है, तो B की तरफ जा रहा है, यानी इसी लाइन पे है B कहीं पे। तो B कितना दूर है, तो 60 यूनिट इधर है, तो B है 30 यूनिट दूर रेफरेंस फ्रेम से, यानी रेफरेंस पॉइंट से कितना पे चला गया, तो 30 यूनिट के डिस्टेंस पे चला गया। और ये जाने में कितना टाइम लगा, इसको 10 मिनट लगा। फर्दर उसके बाद ये फिर से रिटर्न हो रहा है, और फिर से रिटर्न कहाँ हो जाएगा, तो अपने रेफरेंस पॉइंट से और लेफ्ट पॉइंट में जा रहा है, जो कि 60 यूनिट का क्या है, डॉट है। तो अब मैंने फाइनली टोटल टाइम में पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जा रहा है, या कोई भी बॉडी कहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो C पॉइंट पे पहुँच जा रहा है। अब इसमें हमको देखना है, तो यहाँ पे हमको सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो फर्स्ट 20 मिनट में पार्टिकल A पे था, सेकंड 10 मिनट में पार्टिकल B पे था, और थर्ड 20 मिनट में पार्टिकल कहाँ पे था, तो C पे आ गया, ठीक है। इसी सिचुएशन को हमने यहाँ पे क्या किया है, तो लिख दिया है, ठीक है। इन दिस अबव सिचुएशन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट O एंड गोज फॉर 20 मिनट एंड रीचेज पॉइंट A यहाँ पे, एंड देन रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ पर रिटर्न हो रहा है एट पॉइंट B पे रिटर्न किया, यहाँ पे 30 यूनिट पे कितना टाइम है, तो 10 मिनट में। फिर से आफ्टर दैट इट कंटिन्यूज इट मोशन अप टू पॉइंट C, ये फिर से कंटिन्यू कर रहा है अपने मोशन को सेमी डायरेक्शन में, और पॉइंट C पे पहुंच जाता है। और ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा वो कितना ले रहा है, तो 20 मिनट ले रहा है। जब ऐसा सिचुएशन देख रहा है, अब हमको क्या करना है, अब हमको कोई पैरामीटर को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा, इस टोटल मोशन के ड्यूरेशन में पोजीशन अगर हमको पूछेगा तो उसका मतलब क्या है ये बता। तो देखो फ्रॉम द एबव केस क्या बोल रहा है कि 20 मिनट में पार्टिकल जो है ना वो 60 मीटर के यूनिट पे है। कहाँ से, तो फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट।
तो रेफरेंस पॉइंट तो हमको समझ में आता है। तो रेफरेंस पॉइंट तो अगर बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का लोकेशन या पोजीशन कहाँ पे है या लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे 60 यूनिट पे है। तो 60 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है या रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो ये जो ए का जो पोजीशन है वो कैसे डिफाइन हो गया, तो पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और ये पोजीशन 60 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो लोकेशन है ना ए का, यानी पॉइंट जो ए पे पहुंचा हुआ है वहीं उसका क्या है पोजीशन, जो कि अभी हमने पहले भी देखा। तो चलिए, तो ये इसका पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन हो गया 60 मीटर के यूनिट पे। फिर फर्दर इन टाइम 20 + 10, यानी अब 30 मिनट बाद, तो 20 मिनट किधर से किधर चला, तो ओ से ए में चला और फिर ए से बी में आया। तो जब ए से बी में आया है तो मेरा कितना चला है, तो 30 मिनट में देखना है। तो पार्टिकल इज एट 30 मीटर फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको इस ग्राफ से ही या इस ये जो चार्ट है उसी से समझ में आ रहा है कि अब पार्टिकल यहाँ पे है 30 मिनट बाद। तो ओरिजिन से कितना दूर है, तो 30 मीटर का दूरी है। फिर पार्टिकल कहाँ से बी से सी में जाएगा, तो बी से सी में जाएगा, तो अब ओरिजिन से कितना लेफ्ट साइड में होगा 30 मीटर पे। तो वहीं हमने लिखा होगा कि इन टाइम टी 20 + 10 + 20 यानी टोटल 50 मिनट के बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो -30 मीटर पे होगा फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। यानी अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो 30 मीटर दूर होगा रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर लेफ्ट जोड़ेंगे तो माइनस को हम लोग हटा सकते हैं। तो इस तीनों ऑब्जर्वेशन से हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि पार्टिकल का पोजीशन जो है वो क्या हो सकता है, पार्टिकल का पोजीशन जो है वहीं उसका लोकेशन है, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है। और इस केस में मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो ओरिजिन है, जो कि हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो पोजीशन या फिर लोकेशन का मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। ठीक है, अगर हम इसमें बोल देते कि पार्टिकल ओ पे ही आके रुक जाता है, मान लो कि ओ पे ही आके रुक गया, तो पार्टिकल का पोजीशन 0 भी हो जाता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और फिर इसी पे आ जाता है, तो वो 0 भी हो जाता है। ठीक, तो तीनों कंडीशन में हमने ये देखा कि पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और 0 भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पोजीशन है और ये पोजीशन कहाँ पे है, तो ओरिजिन से मैंने रेफरेंस से राइट में भी बोल रहा है, रेफरेंस से लेफ्ट में भी बोल रहा है, यानी ये डायरेक्शन के सेंस को भी बता रहा है। तो इसका मतलब इस सारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लोकेशन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बोलेंगे। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा कि पोजीशन या लोकेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट गिव्स द नॉलेज या सेंस ऑफ द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब क्योंकि ये वेक्टर है तो अभी इस ऑब्जर्वेशन से भी पता चला या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का सेंस सिर्फ एक ही चीज़ है। नेगेटिव जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इज लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का सिर्फ मतलब ये है कि और इसका डायरेक्शन है ना अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, वहीं हमने लिखा है कि इन जनरल कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज सिर्फ डायरेक्शन को जानने के लिए करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पाथ लेंथ का। तो पाथ लेंथ क्या हो गया, तो अब इस टोटल टाइम में पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, तो रेफरेंस पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया और चला गया यहाँ पे। तो अगर हम टोटल पाथ लेंथ या टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया या ट्रेवर्स किया है, अगर हम ये निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम यानी टोटल मोशन का टाइम कितना है, 20 + 10 + 20 यानी 50 मिनट। तो 50 मिनट में ये कितना पाथ लेंथ करेगा, तो फर्स्ट 20 मीटर में ये प्लस देन 10 मिनट में ये प्लस देन 20 मिनट में, यानी तीनों पाथ को क्या करना पड़ेगा हमको, तो ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी मोशन के ड्यूरेशन में पाथ लेंथ निकालेंगे। तो वहीं हमने ऑलरेडी लिख रखा है पाथ ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन। तो पाथ लेंथ फ्रॉम ओ टू ए, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी दिखा रखा है, देखो कहाँ गया, ओ टू ए प्लस ए टू बी प्लस बी टू सी। तो ऑलरेडी आपको पता चल गया यहाँ पे। तो पाथ लेंथ जो ट्रेवर्स होगा वो पाथ लेंथ ओ टू ए में प्लस ए टू बी में प्लस बी टू सी में। तो ओ टू ए में कितना था 60 मीटर, फिर ए टू बी में कितना था 30 मीटर और बी टू सी में कितना था 60 मीटर। तो जब तीनों को जोड़े तो पाथ लेंथ मेरा क्या हुआ, तो 150 मीटर है। अब हमने पोजीशन को देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव सब है, लेकिन पाथ लेंथ हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज ही कर रहा है। आपने देखा अभी राइट में जा रहा है तब भी इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तब भी इंक्रीज कर रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये सिंपली हम इसको क्या किए हैं, तो लेंथ मेजर किए हैं। तो यानी ये लेंथ मेजर है, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको अलजेब्रिक सम करेंगे।
तो इसका मतलब हमने बोला कि व्हेन बॉडी इज इन द मोशन द पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, जैसे हमने ऑलरेडी बोल रहा है। और ये कैसे, क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजेज है तो ये हमेशा ऐड हो रहा है, तो ये कैसा है, तो अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई भी डायरेक्शन का आपका नेचर समझ में नहीं आएगा कि पार्टिकल कितना चला है, पार्टिकल कितना चला, ये हमको इसमें पता नहीं चल रहा है कि पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, स्केलर, यानी डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं दे रहा है, यानी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी होता है, अभी हम लोग समय के साथ आगे देखेंगे वेक्टर स्केलर होता क्या है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो सिंपल रूल जो अलजेब्रिक रूल होता है 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 5 = 7, वैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोग जोड़ते आए हुए ऐड करते हुए आए। और पाथ लेंथ जो है उसको क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बोलते हैं, जो टाइम के साथ हमेशा क्या होता है, तो इंक्रीज करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन कितना चेंज किया कोई भी पार्टिकल अपने अगर मोशन में था तो जैसे इस केस में हमने देख रखा था कि फर्स्ट 20 मिनट में जो पोजीशन चेंज हुआ वो कितना 60 मीटर पे हुआ, यानी पहले रेफरेंस पॉइंट पर था, उसके बाद 60 मीटर पे चला गया। देन तो अगर हम लोग देखेंगे कि इस 20 मीटर में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इनिशियली अगर देखेंगे पार्टिकल कहाँ पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था, यानी T1 के पास मान लो कि T1 या T0 लिखा है क्या हमने, कुछ भी ले लो, अगर T0 लिखा है तो T0 भी ले सकते हैं इधर। मान लो कि यहाँ पे हमने अच्छा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे हम T0 ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। T0 पे कहाँ पे था, इनिशियल टाइम पे 0 पे था, यानी रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ है इसलिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है डिस्प्लेसमेंट में, तो मान लिया कि T0 में, यानी इनिशियल टाइम में पार्टिकल का, मैंने जब क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ था तो पार्टिकल x1 पोजीशन पे था, यानी कहाँ पे था, रेफरेंस पॉइंट पे ही था। अब ये जैसे ही T मेरा चेंज हुआ, T1 हो गया, तो कितना हो गया, पार्टिकल 20 मिनट बाद कहाँ पे हो गया था, 60 मीटर पे हो गया, यानी पार्टिकल A पॉइंट पे चला गया, जो कि हमने अभी देखा है। यानी इस टाइम ड्यूरेशन में अगर देखेंगे तो 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, तो 0 से 60 मीटर पे, यानी 0 से 60 मीटर पे जो गया, स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है ना, तो वहीं उसका क्या है, चेंज इन पोजीशन है। और इसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो भी डेटा अभी हम लोग 1 by 1 ले लेते हैं। तो चेंज इन पोजीशन इन 20 मिनट ड्यू टू मोशन, तो कितना हो गया, तो 6x2 - x1 चेंज इन पोजीशन हो गया 60 मीटर, जो कि हमने ऑलरेडी बोला था। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा चेंज इन पोजीशन, वो कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। जो बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो 60 मीटर दूर है, तो क्योंकि इनिशियल टाइम पे 0 पे था और T1 पे 20 मिनट बाद वो 60 मीटर की दूरी पे आ गया है। तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से सिंपली बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी बॉडी बाद में कहाँ पे है और पहले कहाँ पे था, इस दोनों का डिफरेंस। तो यही तो फाइनल पोजीशन को x से हम लोग दिखाते हैं, तो फाइनल पोजीशन को xf से दिखा रहे हैं और इनिशियल पोजीशन को xi से दिखा रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो xf - xi। आई होप क्लियर है। अब एक छोटा सा नया टर्म जान लीजिए, डेल्टा। डेल्टा जनरली हम लोग यूज़ करेंगे चेंज के लिए। तो डेल्टा का यूज, ये एक ट्रायंगल का साइन होता है, ये बिग डेल्टा है, और इसका मतलब होता है चेंज। और चेंज किसी का भी, वेलोसिटी का, टाइम का, पोजीशन का, फोर्स का, कोई भी, किसी भी पार्टिकल, कोई भी फिजिकल पैरामीटर होगा, अगर चेंज लगाना होगा तो उसके आगे हम क्या करेंगे, डेल्टा लगा देंगे। और चेंज होता क्या है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन को हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो जब भी डेल्टा एक्स आपको लिखा हुआ होगा तो आपको क्या समझना है कि पोजीशन का चेंज हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमको जैसे पता है कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन प्रॉपर्टी को भी शो करा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी को शो कराएगा। तो अभी हमने पहला जो डिस्प्लेसमेंट देखा वो कहाँ से कहाँ देखा, तो रेफरेंस पॉइंट से ए पॉइंट पे जो गया है, यानी फर्स्ट 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 60 मीटर। तो 60 - 0 हो गया, x2 - x1। नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट 20 मिनट का तो बात हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करेंगे तो 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट मतलब 20 मिनट प्लस 10 मीटर। तो 30 मिनट बाद पार्टिकल कहाँ पे है, तो पार्टिकल का पोजीशन, चेंज इन पोजीशन देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल एक्स, यानी चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स बी का पोजीशन क्या था,
पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 30 मीटर और पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पॉइंट ऑफ रेफरेंस का डिस्टेंस 0 है, तो 30 माइनस 0 इज 30 मीटर। यानी 30 मिनट बाद पार्टिकल का पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट से है वो कितना दूर पे है, तो 30 मीटर। ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल टाइम निकालेंगे यानी 20 प्लस 30 10 प्लस 20 यानी 50 मिनट में, तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, द d3 द डिस्प्लेसमेंट क्या, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, तो पार्टिकल माइनस 60 मीटर पे है, यानी अब रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड में है और इनिशियल पॉइंट क्या था, तो वही रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होता है 0, तो 0 लिख दिया, तो -60 माइनस 0 इक्वल्स टू -60 मीटर। तो इस तीनों केस में आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और जीरो भी किया जा सकता है अगर हम ओ पे ही लाके डाल दे तो। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है तो पोजीशन का चेंज ही है, तो ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए, तो अब इसमें तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव के साथ आ गया, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात, मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो इस टोटल टाइम यानी 50 मिनट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हुआ था 60 मीटर। अगर हमको बताना होगा तो ये कितना रहे, तो लेफ्ट साइड में है फ्रेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। ओके, अब इस टोटल टाइम ड्यूरेशन में, मतलब 50 टाइम के ड्यूरेशन में हमने 3 पैरामीटर देखा, एक पोजीशन देखा, एक डिस्टेंस देखा, मतलब पाथ लेंथ देखा और अभी डिस्प्लेसमेंट देखा। तो पाथ लेंथ जो था मेरा वो 50 मिनट में यानी ओ से ए पे गया, ए से बी में गया और बी से सी में गया, तो टोटल पाथ लेंथ आ रहा था 150 मीटर आ रहा था ये वाला। लेकिन जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड वो 60 मीटर था। तो आपको समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ही काउंट करता है और प्लस माइनस भी हो रहा था, लेकिन डिस्टेंस जो है, पाथ लेंथ जो है वो हमेशा टाइम के साथ क्या हो रहा था, एडअप हो रहा था। इसका मतलब हम ये दोनों कंक्लूजन मतलब ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए हम अबव ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा या तो लेस और इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड होगा, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमने इक्वालिटी होल्ड भी कराया था। इक्वालिटी होल्ड कहाँ पे करता है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे और एक ही डायरेक्शन में। जब पार्टिकल जैसे ओ से ए में जब पार्टिकल गया था, यहाँ पे देखो, जब पार्टिकल ओ से ए में गया था तो इस समय में क्या था मेरा, कहाँ गया, जब पार्टिकल ओ से ए में गया था तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में गया हुआ है, ठीक है, ए के बाद ही डायरेक्शन को चेंज किया था। जब पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वहीं उसका डिस्टेंस होता है। यानी सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया भाई, हाँ, तो नोट करके लिखा हुआ है इक्वालिटी होल्ड्स फॉर स्ट्रेट लाइन ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमने समझ में आ गया, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाथ लेंथ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट एंड व्हाट इज इज सिग्निफिकेंस। ओके, तो इसके बारे में हम लोग फर्दर नया डिस्कशन में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।